अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ता बहुत दिलचस्प होने वाला है। वो ऐसे कि आइंदा हफ्ते एक तरफ 6 जजेस के ख़त से मुतालिक केस की समाअत है, तो दूसरी तरफ फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की जाएगी। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का केस, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस है, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जिस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, उस बेंच से मुमकिना नतीजे क्या निकल सकते हैं, और उसके अलावा जो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है, उस पर क्या कुछ दिलचस्प हो सकता है, इससे मुतालिक बात करते हैं इस व्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले ये कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें उनके इंतखाबी नताइज के बाद मिलना चाहिए थी, उससे मुतालिक ये केस है, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उस पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत करने वाले बेंच में अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी इस वक्त के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच का हिस्सा होंगे। इस बेंच की अगर ओवरऑल तश्कील देखें तो ये एक अच्छा बेंच है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी भी तरह के नताइज का पेश खैमा हो सकता है। हम कुछ भी पहले प्रिडिक्ट करें तो वो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इन जजेस के कुछ हालिया फैसलों के तनाजुर में ये गेस करना मुश्किल नहीं है कि रिलीफ भी मिल सकता है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस केस के अंदर। वो कैसे? वो ऐसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतखाबात से पहले, जस्टिस अतर मिनल्ला भी उनके साथ बेंच का हिस्सा थे, कुछ ऐसे मुकदमात का फैसला किया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त से मुतालिक था। और उसमें इन जजेस का स्टांस बिल्कुल क्लियर था, और वो ये था कि अवाम को डिसाइड करने दें। अवाम वो है जिसने ये सब कुछ डिसाइड करना है कि उन्होंने किसको मैंडेट देना है, किसको चुनना है और किसको नहीं मुंतखब करना। तो इस तरह से परवेज़ इलाही को भी इस बेंच से इजाज़त मिली थी इंतखाबात लड़ने की। उसके अलावा मेजर ताहिर सादिक को भी इजाज़त मिली थी इसी बेंच से इंतखाबात लड़ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा भी थे जिनको इजाज़त दी गई थी, और सिर्फ इजाज़त नहीं दी गई थी बल्कि जो हुक्मनामे लिखे गए थे उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बिल्कुल क्लियरली लिखा था कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, उसका किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी उम्मीदवार को रोक रहे हैं इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से, बल्कि आपको एज अ फैसिलिटेटर रोल प्ले करना चाहिए। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिजर्व सीट से मुतालिक मामला है, वो भी इलेक्शन कमीशन के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बार बार सुप्रीम कोर्ट से उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। और वो कैसे कि हाल ही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, जो कि अगले इस बेंच का भी हिस्सा होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते एक केस की समाअत में ये कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से कर ले तो हर कोई मुकदमात लेके सुप्रीम कोर्ट ना आए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वो जज भी हैं जो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फईद के साथ उस बेंच में शामिल थे, जिन्होंने पीटीआई को उस इंतखाबी निशान से महरूम किया। और उसके बाद पूरे जो इंतखाबी अमल था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बाद में शमूलियत इख्तियार करना पड़ी। तो एक तरह से वो जज जिनके फैसले से ये आज रिजर्व सीट्स का मामला उठा है, वही जज फैसला कर रहे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट से मुतालिक, यानी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। तीसरे जज है जस्टिस अतर मिनल्ला। जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में एक गलतुल आम तासुर जो मशहूर है वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी केस हो तो वो रिलीफ देते हैं, जबकि कुछ हकीकत ये भी है कि जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने जब इस तरह के पॉलिटिकल केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी आए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आने पर भी आए, तो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि आपको पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने देना है। हमारी अदालतों ने ना तो किसी पोटेंशियल स्टेक होल्डर का रोल प्ले करना है इसके अंदर, और ना ही उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की इमा पर चलना है, बल्कि जिसका जो इंतखाबी हक है वो दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अगर पेशावर हाई कोर्ट वाले फैसले की कंट्रोवर्सी पर नज़र दौड़ाएं तो आपको याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने हाल ही में यानी 14 मार्च को फैसला सुनाया था, जिसमें ये कहा था कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिस वक्त 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त कोई पार्लिमानी जमात नहीं थी, और ना ही उनके किसी सरबराह ने अपने इंतखाबी निशान और अपनी इंतखाबी जो भी पार्टी है पार्लिमानी पार्टी उसके बिहाफ पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उनको ये मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। लेकिन अब उस फैसले के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का असर ये ज़रूर हुआ था कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जिनमें कि मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके ऊपर ये मखसूस नशिस्तों की बंदरबांट इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन अब उस फैसले के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी के तौर पर कबूल भी कर लिया है और उस कबूलियत के बाद अब ये हो सकता है कि मामला आईनी तशरीह की तरफ जाए। आईनी तशरीह की तरफ इस तरह से कि मखसूस नशिस्तें उस जमात को मिलती हैं जो कि इलेक्शन में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सीट्स लेकर आती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली की हद तक देखें तो अगर एक जमात की नशिस्तें देखनी है तो सबसे ज़्यादा तादाद में जिस जमात के पास नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। और बाकी जो तमाम पार्टीज़ हैं क्योंकि उन्होंने इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई है तो उनकी मखसूस नशिस्तें कुछ मुख्तलिफ तरीके से उनको अलॉट की गई हैं। और फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रिजर्व सीट्स थी वो भी इन पार्टीज़ में बांट दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या वो जो बांटी गई रिजर्व सीट्स है वो खींच के वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल सकती है या नहीं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। और दूसरा कुछ ये भी है कि ये बेंच इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम पहले से गेस ही नहीं कर पा रहे क्या उन जजेस की लेगेसी के अलावा हमारे पास ये जो प्रॉब्लम अभी इस वक्त रिजर्व सीट्स का है इसके ऊपर गेस करना कुछ कबल वक्त हो रहा है कि उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। कुछ 50-50 चांसेस हैं। फैसला जो भी होगा इस बेंच का मुत्तफिका ही होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कि इन तीनों जो जज साहिबान हैं इन्होंने वक्तन फ़वक्तन सवालात उठाए हैं। आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतखाबात से पहले और जस्टिस अतन मिनल्ला ने जो इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक अपना अलग से नोट तहरीर किया था उसमें ये कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात को अपने मुकर्ररा आइनी मुद्दत के अंदर कराए। और उन्होंने अपने उस इजाफी नोट के अंदर ये भी दर्ज किया था कि जो इंतखाबात का दिन बनता था आम इंतखाबात का उस दिन से ऊपर यानी जो कि 6 से 7 नवंबर था उससे ऊपर गुजरने वाला हर दिन इलेक्शन कमीशन समेत सदर मुमलिकत और दीगर के लिए तौहीने जो आइन है यानी आइन शिकनी के मुतरादिफ वो तमाम दिन काउंट हुए थे। और उसके अलावा जस्टिस अतन मिनल्ला का इलेक्शन कमीशन को लेकर हार्ड स्टैंड रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा बाइख्तियार आइनी इदारा है और उसको अपने किरदार को पूरा करना था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पिछले कुछ अरसे से प्ले किया है चाहे वो मखसूस नशिस्तों का मामला हो उसके अलावा जो रिकाउंटिंग फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाली कंट्रोवर्सीज थी और उसके अलावा जो अभी हाल ही में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तीसरी बार इलेक्शन कमीशन एतराज़ उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाब तलबी कर रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर ये जजेस भी कहीं आंखें बंद करके बैठे दिखाई नहीं देंगे और अगर मामला आईनी तशरीह का हुआ तो फिर जाहिर है कि लार्जर बेंच के सामने मामला जाएगा। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद अगर किसी केस के अंदर चाहे वो अपील ही क्यों ना हो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसमें आईनी तशरीह का मुद्दा आ जाए तो वापस जजेस कमेटी के पास मामला जाता है और लार्जर बेंच उस पर तश्कील देता है। तो वंस फॉर ऑल इस मुद्दे ने तय होना है कि अगर कोई सियासी जमात इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से क्योंकि उसके साथ बल्ले के इंतखाबी निशान जैसी मिस हैपनिंग हो गई थी तो अगर वो बाद में एक बड़ी तादाद में सीटें जीत के आने में कामयाब हो जाती है तो क्या उसको उसकी हिस्से की रिजर्व सीट से महरूम रखा जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं तो फिर इस हुकूमत के लिए जो कि मौजूदा हुकूमत है इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत सारी कानून साजियाँ करना, ख़ास तौर पर आइनी तरमीम लाना। तो अब सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत की एक तरह से किस्मत का फ़ैसला जुड़ा है। ये तो हो गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक मामला। दूसरा केस है फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के बाद रिपोर्ट मांगी थी विद इन अ मंथ, लेकिन फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने कुछ वक्त ज़्यादा लिया। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन था जिसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की। रिपोर्ट के कुछ जो पेजेस थे वो ईद के फ़ौरन बाद, छोटी ईद के फ़ौरन बाद सामने आए और उन पर बार बार बहस होती रही। लेकिन मुफस्सिल रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हो रही है और बल्कि जमा हो चुकी है। और उस रिपोर्ट के अंदर जो एक शख्स विंडिकेट हुआ है और जिसका बार बार नाम लिया जाता है कि वो फैज़ाबाद धरने का मेन परपिट्रेटर भी था, यानी फैज़ाबाद धरने के पीछे वही शख्स था। उसके अलावा उसको उठाना, जिस भी तरह का फसाद हुआ और फिर फैज़ाबाद धरना फैसला देने के बाद जो कुछ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ रेफरेंस की सूरत में हुआ उसका भी जिम्मेदार उसी एक शख्स को ठहराया जाता है। उसको इंक्वायरी कमीशन ने क्लीन चिट दे दिया और उस शख्स का नाम साबिक DGISI फैज़ हमीद है। आपको अगर ये भी याद हो कि परसों की समात में, बल्कि मंगल को
पीर को होने वाली शायद समात, जो 6 जजेस के खत से मुतालिक समात थी, उस समात के अंदर भी 30 अप्रैल को होने वाली समात में चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने वाज़े कहा कि उनको जो धमकियां देने से मुतालिक मामला था और जो कुछ उनके साथ हुआ उसका जिम्मेदार फैज़ हमीद था। लेकिन फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी है फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने। इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, उनके साथ उनके 2 साथी जजेस जिसमें जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। इस केस की समात पीर को होनी है और जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है उसकी समात बुध को होनी है। जो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन है उसके अंदर हुआ कुछ ऐसे कि फैज़ हमीद से तो चले जवाबात मांगे गए और उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई उनको तो जो इंस्ट्रक्शंस जनरल बाजवा ने दी थी उसी पर उन्होंने अमल किया, लेकिन मेन रोल उनको विंडिकेट करने में या उनको बरी-उज़्ज़िम्मा करने में जिस शख्स ने किरदार अदा किया वो शाहिद खाकान अब्बासी है, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से रब्ता किया था, कहा कि फिर जनरल बाजवा ने उनके कहने के ऊपर फैज़ हमीद से कहा कि वो जाके धरने के तमाम तर मामलात को देखें। फिर वो जो पैसे बांटते हमें दिखाई दिए रेंजर्स के सरबराह, वो सब कुछ जो था उसकी जिम्मेदारी शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ऊपर ली। और उसके बाद अब फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होने जा रही है और फिर अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या हुकूमत से ये जवाब तलबी करेगी कि आपने अभी तक इस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कोई एक्शन अमल में लाया या नहीं लाया, और अगर लाया है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा, और अगर नहीं लाया तो फिर हुकूमत को क्या ऑर्डर करती है सुप्रीम कोर्ट। क्या फैज़ाबाद धरना फाइनली जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म होने जा रहा है, हुकूमत अपनी कोई कानून साजी इस मद में करेगी या नहीं करेगी, ये सब कुछ तय होगा पीर को। इससे मुतालिक भी आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।